तुम अगर वाजिद हो तो मैं तुम्हारे तबादले के लिए कोशिश कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पेशतर मैं तुमसे एक दो ज़रूरी बातें करना मुनासिब समझूंगा, बशर्त ये कि तुम बुरा ना मानो। मैं और आपकी किसी बात का बुरा मनाऊंगा, ये कैसे सोच लिया आपने? मैंने कदरे जज्बाती अंदाज में पूछा तो बशीर अहमद ने मुझे गहरी नज़रों से देखा, फिर थोड़े तवक्कुफ़ के बाद बोले, अपने मकान के सिलसिले में तुमने क्या गौर किया है? उन्होंने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि तुम इसे बदस्तूर किराए पर रखना चाहते हो या इसे फ़रोख्त करने का इरादा है। जब अपने ही नहीं रहे तो मकान के बारे में कुछ सोच कर क्या करूँगा? मैंने बड़ी हसरत से जवाब दिया, तुम अब अमली ज़िंदगी में कदम रख चुके हो और अमली ज़िंदगी में जज्बाती फ़ैसले करने से इंसान को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बुज़ुर्ग की हैसियत से नसीहत की, मैं तुम्हें दूर अंदेशी से निहायत सोच समझ कर कोई कदम उठाने का मशवरा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा आपके बताए हुए रास्तों पर साबित कदम रहूं। मैंने इनकसारी से जवाब दिया, ये तुम्हारी सादत मंदी है जो मुझे किसी काबिल समझते हो, लेकिन तुमने अभी तक मकाम के सिलसिले में कोई हतमी जवाब नहीं दिया। क्या आप इस ज़मन में मेरी कोई रहनुमाई नहीं कर सकते? मैं दबी ज़बान में बोला, मैं मकाम का फ़ैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप मेरे मोहसिन भी हैं और बुज़ुर्ग भी। मुझे मुकम्मल एतमाद है कि आप जो फ़ैसला करेंगे वो मेरे हक़ में बेहतर और मुफीद ही होगा। तुमने मुझे ये इख्तियार सौंप कर बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बशीर अली कुछ देर की गौर व फिक्र में मुब्तला रहे, फिर बोले, मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए इस मकान को फ़रोख्त कर देना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, वरना तुम्हारे अजीज़ दार इसके हसूल की खातिर तुम्हें परेशान करते रहेंगे। मैं एक हफ़्ते के अंदर अंदर मकान खाली कर दूंगा, इसके बाद तुम्हें मुकम्मल इख्तियार होगा। आप कहाँ जाएंगे मकान छोड़कर? मैंने कुछ सोच कर पूछा। मेरा इरादा है कि अब अपनी रिहाइश के लिए कोई मकान ख़रीद ही लूँ। बार बार सामान इधर उधर करने की जहमत से बच जाऊँगा। क्या ये मकान आपको पसंद नहीं है? मैंने बरजस्ता सवाल किया। मैंने इसके सिलसिले में एक बार दबी ज़बान में मरहूम एहसान अहमद से बात की थी, लेकिन उनका मशवरा था कि तुम्हारे बड़े होने तक मेरा चुप रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन अब तो मैं जवान हो गया हूँ। मैंने बड़ी अपनायत से कहा, अगर ये मकान आपके पास रहेगा तो कभी कभार मैं आता जाता रहूँगा। बड़ी यादें वाबस्ता हैं इस मकाम से। किसी और के साथ मुआमला तय करके मैं इसे एक नज़र झाँक लेने के हक़ से भी दस्तबरदार हो जाऊँगा। मैंने आखिरी जुमले इतने जज्बाती अंदाज में कहे कि डिप्टी बशीर अली भी एक लम्हे को आप दीदा हो गए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गए। मैं आपकी खामोशी का सबब महसूस कर सकता हूँ। मैंने उनके चेहरे के तासुरात भांप कर कहा, मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आज से इस मकान को आप अपनी ज़ाती मलकियत समझें। आप इसकी जो भी कीमत लगाएंगे मुझे खुशी से मंजूर होगी। रकम की अदायगी की भी कोई जल्दी नहीं है, जब भी आपको सहूलत हो अदा कर दीजिएगा। आज़र बेटे, मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी, मगर मैं नहीं चाहता कि कल कलां को तुम्हारे अपनों को मेरे ऊपर उंगलियां उठाने का मौका मिले। इसलिए बेहतर होगा कि जायदाद की मुंतकली तुम्हारी मौजूदगी में ही हो जाए। जो आपका हुक्म। तुम्हें एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी, उन्होंने बुजुर्गाना अंदाज में हुक्म देते हुए कहा। मैं मकान के इवज़ जो मुआवजा भी अदा करूँगा, तुम्हें उसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होगी। मुझे मंजूर है। मेरी रजामंदी के इजहार के 8 रोज़ के अंदर अंदर बशीर अली ने हर तरह से कानूनी लिखा पढ़ी करके मकान अपने नाम करवा लिया। मैंने भी नामा को पढ़े बगैर उस पर दस्तखत कर दिए। मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई धोखा या फरेब नहीं करेंगे, मगर जब उन्होंने मकान की कीमत चेक की सूरत में मेरे हवाले की तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उन्होंने मुझ पर तरस खाकर वो सौदा किया हो। चेक पर जिस रकम का इंदराज था वो मेरी तवक्को और शायद मकान की असल कीमत से भी कहीं ज़्यादा थी। मैंने चेक जेब में रखने के बजाय उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो बड़ी शफकत से मुस्कुरा कर बोले, आज़र मियाँ, तुम इस रकम को अपने मकान की कीमत समझ कर नहीं, बल्कि अपने बशीर अंकल की तरफ से एक हकीर नजराना समझकर कबूल कर लो। मैं जवाब में कुछ ना कह सका। जो कुछ कहता वो बात बड़ी हल्की पड़ जाती। बशीर अली ने जिस मोहब्बत का सलूक किया था उसके लिए शुक्रिया के घिसे पिटे 2-4 जुमले बड़े हकीर साबित होते। चुनाचे मैंने नज़रें झुकाकर चेक जेब में रख लिया और उसी रोज़ उसे अपने नाम बैंक में जमा करवा दिया। मकान की तरफ से बेफिक्र होने के बाद मैं तकरीबन 3-4 रोज़ पटना ही में रहा। उसके बाद एक रोज़ बशीर अली ने दफ्तर से वापसी पर बताया कि उनकी कोशिशों से मेरा तबादला ढाका कर दिया गया। मुझे खुशी थी कि अब उन लोगों से मेरा पीछा छूट जाएगा जो महज मेरी ईमानदारी और बेहतर कारकर्दगी की वजह से मुखालफत पर कमर बस्ता हो गए थे। लेकिन यह महज मेरा ख्याल था।
जिस रोज़ मैं पटना से ढाका के लिए रवाना होने वाला था, उससे एक रात कबल बशीर अली ने मुझे अपने एक वाकिफ़कार कमाल बुनर्जी के नाम तारुफी फ़त देते हुए कहा। वो एक रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर हैं और हकूमती हलकों में फ़ासा असर व रसूख भी रखते हैं, इसलिए मैं ढाका पहुंचकर उन्हीं से रब्ता कायम करूं। वो मेरे लिए रिहाइश के अलावा दूसरे तमाम मसले भी हल कर देंगे और आड़े वक्तों में भी काम भी आते रहेंगे। ख़त मेरे हवाले करने के बाद बशीर अली ने पहली बार खुलकर मुझसे दफ्तरी मामलात और उसकी ऊंच नीच पर बात की। आज़र मियाँ, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक़ जिस महकमे से है उसमें शराफत और ईमानदारी भी इंसान की राह में बेशुमार दुश्वारियाँ और रुकावटें पैदा कर देती है, इसलिए मैं तुम्हें एक मशवरा देना ज़रूरी समझता हूँ। तुम इसे मेरे तजर्बात का निचोड़ भी कह सकते हो। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बेहद संजीदगी से कहा, खुद ईमानदारी का दामन मजबूती से थामे रहो, लेकिन दूसरों को उस पर अमल करने की तलकीन कभी ना करना। मैं समझा नहीं। मैंने कसमसा कर हैरत का इजहार किया तो वो एक तल्ख मुस्कुराहट होंठों पर बिखेर कर बोले, रिश्वत एक लानत है, तुम उससे परहेज करते हो, ये बड़ी अच्छी और काबिल तारीफ बात है, लेकिन अपने मातहतों को भी पेट पर पत्थर बांधने कर जीने का मशवरा देने से हमेशा गुरेज करना। ये असूल हर चंद के एक ईमानदार अफसर की शान के मुनाफी है, मगर इस पर अमल करने के बाद तुम अपने दुश्मनों और मुखालफों का दिल ज़रूर जीत सकते हो। मैं अब भी आपकी बात का मकसद नहीं समझ सका। मैंने बदस्तूर ताज्जुब का इजहार किया। यूं समझ लो कि हमारे और तुम्हारे महकमे में राह रास्त पर चलने वाले अफसरों के लिए मातहतों की तरफ से चश्म पोशी ही एक ऐसा हरबा है जिसे कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है। उस पर अमल नहीं करोगे तो दयानत और शराफत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। निचले अमले के अलावा ऊपर वाले भी हर लम्हा तुम्हारी टांग पकड़कर खींचने की ताक में लगे रहेंगे। बशीर अली ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे जिंदा रहने के गुर बताते हुए कहा, जहाँ अक्सरियत धांधली करने वालों की हो, वहाँ एक दो अफराद का गुजर इसी शक्ल में मुमकिन है कि वो अपना दामन साफ रखें, लेकिन दूसरों की कब्रों में झांकने की गलती भूल कर भी ना करें। मैं बशीर अली की बात का मफहूम समझ गया, लेकिन मैंने उस पर किसी राय का इजहार नहीं किया। तुम्हारा तबादला जिस शहर में हुआ है वहाँ कदम कदम पर तुम्हें मोहतात रहना होगा। अपनी ज़ात के सिवा किसी पर एतमाद ना करना। मैंने जो मशवरा दिया है वो इस वक्त तुम्हें हजम नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कल तुम्हें मेरी बातें याद आएं। मैंने इस बार भी खामोशी से काम लिया। एक नसीहत और करूँगा, वो दबी ज़ुबान में बोले, बंगाल का हुस्न और बंगाल का जादू दोनों बड़े मोहलिक और ख़तरनाक होते हैं। सांप डस ले तो उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इनके कांटे का कोई मंतर नहीं होता। तुम इन दोनों से दूर रहने की कोशिश करना। बशीर अली मुझे अपने तजर्बात और बंगाल से मुतल्लिक मालूमात से बड़ी देर तक आगाह करते रहे, फिर सोने के इरादे से अपने कमरे में चले गए। रात ज़्यादा भीग चुकी थी, इसलिए मैं भी बैठक की रोशनी गुल करके लेट गया। दूसरे दिन मैं अल्लाह का नाम लेकर अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ढाका पहुंचकर मैंने आर्जी तौर पर अपना सामान एक होटल में रखा और सबसे पेशतर रिटायर्ड कर्नल कमाल बुनर्जी से मुलाकात के इरादे से निकल पड़ा। थोड़ी सी दुश्वारी के बाद मैंने वो मतलूबा कोठी तलाश कर ली जहां कमाल बुनर्जी के नाम की पीतल की नेम प्लेट दूर ही से मेरा इस्तकबाल कर रही थी। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बुनर्जी को शायद मेरे आने की इत्तला फ़ोन पर मिल चुकी थी, इसलिए मुझे फ़ौरन ही अंदर तलब कर लिया गया। मुलाजिम ने मुझे उस खूबसूरत ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया जहां बुनर्जी मेरे मुंतज़िर थे। वो छुरीरे बदन, दराज कद और भरपूर शख्सियत के मालिक थे, नहायत हंसमुख और खुश मिजाज। लेकिन जब गुफ्तगू के दौरान उनकी तेवरी पर बल नमूदार होते तो तेवर से बज़ाहिर यही लगता था जैसे वो किसी के कोर्ट मार्शल का हुक्म सादिर करने वाले हैं। होंठों के दरमियान बग़ैर तंबाकू का पाइप दबाए रखना गोया उनकी शख्सियत का नुमाया ट्रेडमार्क था। आवाज़ में रिटायरमेंट के बाद भी वही घन गिरज और तमकिनत मौजूद थी जो किसी फ़ौजी अफसर के शायाने शान होती है। कुछ देर तक हमारे दरमियान रस्मी गुफ्तगू होती रही। फिर उन्होंने एक ख़ास ज़ाविये से मुझे घूरते हुए पूछा, तुम्हारे तबादले में बशीर अली का कितना हाथ है? सब कुछ उन्हीं की मेहरबानी का नतीजा है। मैंने साफ गोई से काम लिया। रिश्वत लेते हो? बुनर्जी का दूसरा सवाल किसी बम की तरह मेरे जहन में एक धमाके से फटा। जी? मैं चौंक कर बोला, जी नहीं। फिर ढाका आने की क्या ज़रूरत थी? पटना तुम्हारे लिए क्या बुरा था? मैं जवाब देने के लिए पर तोल रहा था कि उन्होंने बड़े तहकमाना लहजे में हुक्म सादिर किया, जब तक ढाका में रहना मुझसे राब्ता ज़रूर रखना। बशीर अली साहब ने भी यही मशवरा दिया था। मैंने पहलू बदल कर कहा, मुझे तुम्हारे आने की इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया है। इस बार उनके लहजे में प्यार ही प्यार था।
आज रात होटल ही में सफ़र की थकान दूर कर लो, कल मेरा मुलाजिम तुम्हें तुम्हारी रिहाइशगाह तक पहुंचा देगा। मैं तकल्लुफ़ का आदी नहीं हूँ, तुम्हें जिस वक्त किसी काम की हाजत हो मुझे फ़ोन कर देना। बेहतर है, मैंने किसी सादतमंद शागिर्द की तरह जवाब दिया। तुम्हें 3 रोज़ बाद जिस ऑफिसर को ड्यूटी रिपोर्ट देनी है, मैं उसकी खसलत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। बड़ा नंबरी और हरफों का बना हुआ शख्स है, इंतहाई कीना परवर और तासुब परस्त वाक़या हुआ है, ऊपर से मीठा अंदर से तल्ख। उससे होशियार रहना, लेकिन खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बस महाज पर डटे रहना, यही एक बहादुर जवान की खासियत होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। बशीर अली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत तफसील से बता दिया है। बनर्जी ने कुछ तवक्कुफ से कहा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि तुम हालात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते होगे, फिर भी तुम्हें रहीमुद्दीन से बहुत मोहतात रहना होगा। वो किसी ऑक्टोपस से ज़्यादा ख़तरनाक आदमी हैं। रहीमुद्दीन तुम्हारे उस ऑफिसर का नाम है जो करोड़ों का मालिक होने के बावजूद खुद को हमेशा कंगाल जाहिर करने की कोशिश करता है। एक बात का और ख्याल रखना, उस डैम फूल पर से खुद से ये जाहिर करने से गुरेज करना कि तुम मुझसे किसी किस्म की वाकफियत रखते हो। मैं ख्याल रखूँगा। कमाल बनर्जी रफ्ता रफ्ता मुझसे दोस्तों की तरह घुलते मिलते जा रहे थे। उनकी उम्र का तखमीना मैंने 60 से ज़्यादा ही लगाया था, लेकिन इस उम्र में भी वो नौजवानों के अंदाज में हंसने बोलने के आदी थे। तुम्हारी शादी हो चुकी है? गुफ्तगू करते करते उन्होंने मौजू से हटकर अचानक सवाल किया तो मैं सकपटा गया। जी नहीं, मैंने संभल कर जवाब दिया। 2-3 साल के अंदर कोई मुनासिब लड़की तलाश करके अपना घर ज़रूर बसा लेना। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा कर बोले, 28-30 साल की उम्र शादी के लिए बड़ी आइडियल होती है। बनर्जी इस वक्त बड़े खुशगवार मूड में थे। जब मैंने उन्हें यकलख्त इस तरह खामोश होते देखा जैसे स्वीट डिश के अंदर कोई कंकरी आ गई हो। उनके चेहरे पर खिलती धूप की जगह मैंने अचानक गहरे बादल मंडलाते देखे तो एक लम्हे को मैं भी सकपटा कर रह गया। फिर उनकी निगाहों के ताक़ुब में मैंने नज़रें घुमाकर दाखिली दरवाजे की सिमत देखा तो मेरी निगाहें भी उस खातून पर जमकर रह गईं जो एक शान बेनियाजी से दरवाजे के बीचों बीच खड़ी बड़े मायनी खेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मेरी उसकी निगाहें चार हुईं तो ना जाने क्या सोचकर मैं गैर इख्तियारी तौर पर उठ खड़ा हुआ। ड्राइंग रूम में वारिद होने वाली खातून की उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी। वो अपने सरापा में क़यामत नजर आ रही थी। उसका रख रखाव, बनाव सिंगार, लिबास का इंतखाब, खड़े होने का खूबसूरत अंदाज, होंठों पर खेलने वाली जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट, सडोल जिस्म के ही जान अंगेज नशेबो फराज, आंखों में छलकते हुए मस्ती के सागर, गदाज होंठों का नाजुक पंखड़ियों की मानिंद वह रह कर कपकपाना, सब कुछ जिनसे मुखालिफ को सहर ज़दा कर देने के लिए बहुत काफ़ी था। कमाल, उसने एक दिलरुबाना अंदाज में मेरे चेहरे से नज़र हटाकर बनर्जी को देखते हुए पूछा, मैं मुखल तो नहीं हुई? तुम 10 बजे तक वापसी का कहकर गई थी। बनर्जी ने घड़ी पर नजरें डालते हुए स्पाट लहजे में कहा, इतनी जल्दी किस तरह वापस आ गई? यूं ही, उसने लापरवाही से शाने उचकाकर जवाब दिया। पार्टी बड़ी बेमजा थी इसलिए मेरा दिल नहीं लगा। ये तुम्हारी आंटी हैं, बनर्जी ने खातून का तारुफ करवाया। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैंने रस्मी अंदाज में मिसिस कमाल को मुखातिब किया। फिर मैं बैठने के लिए पर तोल रहा था कि बनर्जी उठ खड़े हुए, कदरे उलझे हुए लहजे में बोले, तुम शायद अब जाने का इरादा रखते हो? जी हाँ, मैंने उनके चेहरे के तासुरात को महसूस करते हुए कहा। सफ़र की थकान अभी बाकी है, होटल जाकर आराम करूंगा। आई विश यू गुड लक। उन्होंने आगे बढ़कर मुझसे रुखसती मुसाफा किया, फिर मेरा शाना थपथपा कर बोले, सुबह मेरा मुलाजिम तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, कोई ज़रूरत पेश आए तो फ़ोन कर लेना। मैं वापसी के लिए मुड़ा तो कुदरती तौर पर मेरी नज़रें मिसिस कमाल की जानिब उठ गईं। वो सोफे पर बैठकर मुझे मुस्कुराती नज़रों से देख रही थी। मैं रुका नहीं, खुदा हाफिज कहता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर आ गया, लेकिन मेरा जहन बदस्तूर इस मोम्मे को हल करने में उलझता रहा कि खातून खाना के आ जाने के बाद बनर्जी के रवैये में अचानक तब्दीली क्यों आ गई थी। उन्होंने मुझे रुखसत करने में खिलाफ तवक्को जल्दबाजी का मुजाहरा क्यों किया? क्या उन दोनों के ताल्लुकात कशीदा थे या और कोई बात थी? होटल पहुंचकर मैंने गुस्ल किया, फिर लिबास तब्दील करके सोने के इरादे से लेट गया। थका हुआ था इसलिए जल्द ही आंख लग गई। दूसरी सुबह मेरी आंख हस्बे मामूल उसी वक्त खुली जिस वक्त मैं जागने का आदी था। मैंने ज़रूरियात से फारिग होकर रूम सर्विस को फ़ोन करके नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया। नाश्ते से फारिग होकर अखबार पढ़ रहा था कि कमाल बनर्जी का मुलाजिम आ गया। वो खासा फुर्तीला और चाको चौबंद नौजवान था। मुझे कोई जहमत नहीं करनी पड़ी। उसने बड़े सलीके से मेरा सामान बांधा। फिर मैं उसकी रहनुमाई में
अपने उस 2 कमरों के अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गया जो पल्टन रोड से 10-15 मिनट के पैदल रास्ते पर वाक़या था और हर एतबार से मेरे लिए निहायत मौजू था। मुलाजिम ने मेरे इस्तफसार पर बताया कि मेरा दफ्तर भी वहाँ से सिर्फ 2.5-3 मील के फासले पर था। बाजार भी करीब ही था। मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, फिर भी बुनर्जी के मुलाजिम जिसने अपना नाम अब्दुल सलाम बताया था, उसी मुख्तसर सामान से घर को सजाने में बड़ी महारत का सबूत दिया। उसी के मशवरे पर मैंने करीबी बाजार से बेत का सोफ़ा, दरमियानी गोल मेज़ और दीगर ज़रूरी सामान भी मंगवा लिया। दोपहर का खाना भी अब्दुल सलाम मेरी फरमाइश पर होटल से ले आया, लेकिन मेरे इसरार करने के बावजूद वो मेरे साथ बैठकर खाने पर आमादा नहीं हुआ। मैंने खाने से फारिग होकर अब्दुल सलाम से पूछा, तुम्हें वापसी की जल्दी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, उसने तेज़ी से जवाब दिया। साहब ने कहा था कि मैं आपके तमाम काम पूरे करने के बाद आपकी इजाज़त लेकर वापस जाऊं। काम तो तुमने तकरीबन सारे ही अंजाम दे दिए हैं, बस एक चीज़ की कसर बाकी रह गई है। मैंने कदरे बेतकल्लुफ़ी से कहा, आप हुक्म दें, मैं वो चीज़ भी चुटकी बजाते में फराहम कर दूंगा। अगर खाना पकाने वाले किसी मुलाजिम का बंदोबस्त हो जाए तो मैं होटल आने जाने से बच जाऊंगा। मेरे होते हुए आप फिक्र ही ना करें, कल तक इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। अब्दुल सलाम ने बड़ी फराख दिली से कहा, खाना पकाने और बर्तन बासन करने के अलावा वो आपके ऊपर के काम भी कर दिया करेगा। मेरे भरोसे का आदमी है, आपको किसी बात की परेशानी नहीं होगी। सुबह नाश्ते के वक्त आएगा और आपको रात का खाना खिलाने के बाद वापस जाएगा। अब्दुल सलाम ने गलत नहीं कहा था। अगले रोज़ ही उसने मेरे लिए मुलाजिम का बंदोबस्त भी कर दिया, जो मेरे लिए बाद में बेहद कारआमद और मददगार साबित हुआ। रिहाइश और मुलाजिम का मुनासिब बंदोबस्त हो जाने के बाद मेरा इखलाकी फ़र्ज़ था कि कमाल बुनर्जी से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा करता, लेकिन पहली ही मुलाकात में अलविदा होते वक्त जो बिल्ली रास्ता काट गई थी, उसने मेरे जहन पर कोई अच्छा तासुर नहीं डाला था। बिल्ली से मेरी मुराद मिसेस कमाल से है, जिसके आ जाने से बुनर्जी की सारी खुशमिजाजी ख़त्म हो गई थी। वो यकलख्त संजीदा हो गए थे। मैंने ख़ास तौर पर यह भी महसूस किया था कि वो बीवी के आ जाने के बाद मेरा वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने खुद उठकर बड़ी उजलत में मुझे टालने की कोशिश की थी। मैं पहली बार उनके घर पर गया था, इसलिए उन्हें इखलाकन मुझसे कम से कम चाय के लिए ज़रूर पूछना चाहिए था। खातून खाना के आने से पेशतर वो किसी बेतकल्लुफ़ दोस्त की तरह मुझसे हंस बोल रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि वो रात का खाना खिलाए बगैर मुझे रुखसत नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो कुछ हुआ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं भी हैरान रह गया।